नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के दैनिक क्विज में अलग अलग समाचार पत्र साथ साथ अगर हम पीआईबी की बात करें, उनके प्रमुख समाचारों के आधार पर हम अलग अलग जो प्रश्न है वो अभ्यास के लिए आपको देंगे। साथ साथ विगत वर्ष में प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी की जो प्रश्न होते हैं वो आपको अभ्यास के लिए दिया जाएगा। और आज के किसी महत्वपूर्ण एक तथ्य की हम चर्चा करेंगे। आज के सत्र को हमको दैनिक क्विज का प्रारंभ करें उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। और महत्वपूर्ण सूचना प्रमुख रूप से बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस की तरफ से एक नेशनल जो स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कंडक्ट किया जा रहा है, और ये आगामी 25 फरवरी को सुबह 11 बजे कंडक्ट किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में प्रमुख रूप से जो महत्वपूर्ण सूचना है वो आप ध्यान दें। इसमें फ्री में रजिस्ट्रेशन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और 25 फरवरी सुबह 11 बजे ऑनलाइन रूप में ये जो टेस्ट है इसमें भाग लीजिए। ये जीएस का आपका टेस्ट होगा 2 घंटे का। और ध्यान रखें कि आप 25 फरवरी को सुबह 6 बजे तक इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि तभी तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यहाँ पर इस टेस्ट के माध्यम से जो भी आपको एक तरह से नंबर प्राप्त होंगे उसके आधार पर आप 90% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस हमारी नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट में भाग लें और 90% स्कॉलरशिप के साथ में बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के साथ में अपनी जो सिविल सेवा तैयारी है उसके साथ में जुड़ें। तो इस सूचना के साथ ही हम दैनिक क्विज के पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। ध्यान रखिए, केंद्रीय क्षेत्र की योजना बिल्कुल सही है, यानी 100% धन यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। लेकिन जब हम मंत्रालय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तो ध्यान रखें आवास और साथ साथ शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, यानी हाउसिंग एंड अर्बन जो एक तरह से अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से प्रमुख रूप से यहाँ पर वित्त पोषण दिया जाता है। तो मंत्रालय गलत है, पहला भाग यहाँ पर सही है। इस आधार पर पूरा कथन आप देखें तो गलत हो जाता है। दूसरा, इसका उद्देश्य विक्रेताओं को किफ़ायती कार्यशील पूंजी ऋण तक पहुँच प्रदान करना है जो उन्हें कोविड लॉकडाउन के बाद अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद कर सकता है। देखिए, पीएम स्वनिधि योजना की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि अगर हम देखें तो स्ट्रीट वेंडर के संदर्भ में है। तो ये अगर हम फुल फॉर्म देखें एक तरह से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो यहाँ पर आप देखें कार्यशील यानी वर्किंग जो कैपिटल है वो स्ट्रीट वेंडर्स को देने के लिए इस योजना का उपयोग किया गया। इसमें 10,000 रुपये का ऋण एक तरह से दिया जाता है और समय पर देने पर 20,000 और आगे चलकर 50,000 तक का ऋण भी मिल सकता है। ये योजना ध्यान रखें कि दिसंबर 2024 तक संचालित की जा रही है, इसको एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ पर दूसरा कथन बिल्कुल सही है, ये कार्यशील पूंजी एक तरह से देता है। ये उन विक्रेताओं को पुरस्कृत करके डिजिटलीकरण को बढ़ावा देता है जो ऋणों के डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनते हैं। यानी आपने ऋण लिया, उसकी वापसी में अगर आप डिजिटल एक तरह से प्रक्रिया से ऋण वापस करते हैं तो सरकार इसके लिए कुछ एक तरह से जो पुरस्कार है वो भी आपको देती है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर आपको कैशबैक भी इस योजना में मिलता है। तो तीसरा विकल्प भी सही है, केवल पहला गलत है। 2 और 3 सही है, तो उत्तर है हमारा सी, 2 और 3 सत्य हैं। प्रश्न का प्रमुख रूप से अगर हम आधार देखें तो यहाँ पर अगर हम एजुकेशन और साथ साथ अगर हम स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री की एक तरह से बात करते हैं तो इन दोनों मंत्रालय में आप देखें धर्मेंद्र प्रधान इसमें मंत्री हैं, तो उनकी तरफ से घोषणा ये की गई है कि राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना वो एक तरह से उड़ीसा में प्रारंभ की गई है। और यहाँ पर आप देखें ये वर्चुअली रूप में 9 शहरों में शुरू की गई है। संबलपुर तो है ही, साथ साथ भोपाल, कानपुर, इंदौर, वाराणसी, भरतपुर, शिलोंग, सिलचर, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। और इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि एक तरह से जो पीएम स्वनिधि लाभकारी एक तरह से जो योजना में लाभ लेने वाले हैं उनके लिए प्रमुख रूप से राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना को प्रारंभ किया गया है। और यहाँ पर स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से आप देखें कौशल विकास की जो स्थितियाँ हैं वो पीएम स्वनिधि के जो एक तरह से लाभार्थी हैं उनके लिए आगे बढ़ाया गया है। इसी आधार पर हमने पीएम स्वनिधि योजना को आधार बनाकर आपसे प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, जीआई टैग हस्तशिल्प उत्पाद हमराम किस राज्य से संबंधित है? देखिए, किसी भी राज्य में अगर कोई जीआई टैग नए उत्पाद को मिलता है तो पिछले 1-1.5 साल में महत्वपूर्ण रूप में आप ध्यान रखें, और ये लगभग रेगुलर रूप में आपसे यूपीएससी में प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम हमराम की बात करें तो ये एक तरह का आप देखें मिजो लोगों के द्वारा, यानी मिजोरम में प्रमुख रूप से आपका ये जो आपका जीआई टैग उत्पाद है वो संबंधित है। और ये एक तरह का वस्त्र है, और अब देखें प्रमुख रूप से इसे महिलाओं के द्वारा एक तरह से पहना जाता है। यहाँ पर आप देखें शरीर के जो निचला भाग है उसे कवर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और लगभग आप देखें इंडिगो और वाइट कलर में एक तरह से ये आपका जो वस्त्र है वो कॉटन का रहता है। तो ये आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल एक तरह का मिजो जो महिलाएं हैं उनका वस्त्र है। अगर हम नाम देखें हमरम, तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाता है? डी, मिजोरम। और यहाँ पर प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है
कि अगर हम मेघालय के एक यहाँ पर जीआई टैग उत्पाद की बात करें, लैगाडोंग टर्मरिक, तो ये जो लैगाडोंग टर्मरिक का भाग है तो ये मेघालय में जीआई टैग के साथ में जुड़ी हुई है। और आप ध्यान रखें, इसका उपयोग करके अवैध रूप में या कह सकते हैं दूसरे जो हल्दी के उत्पाद हैं उनको एक तरह से बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो डमी या एक तरह से कह सकते हैं फेक है उनका उपयोग किया जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए प्रमुख रूप से आप देखें यहाँ पर एक तरह से प्रयास किए जाएंगे कि गलत तरीके से लेबल करके ये जो मेघालय का लैगाडोंग टर्मरिक है इसके बाजार को ख़राब न किया जाए, क्योंकि जीआई टैग का उद्देश्य ये रहता है कि जो एक तरह से ट्रेडिशनल किसी भी जगह का उत्पाद है उसके बाजार को एक तरह से मजबूत किया जाए, उसकी व्यापारिक स्थिति को मजबूत किया जाए। तो जो भी नए जीआई टैग उत्पाद होते हैं उनको आप जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, व्यापार संबंधी उद्यमिता विकास सहायता योजना, ट्रेड यानी ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम। तो ट्रेड का उद्देश्य प्रमुख रूप से आप देखें जो महिलाएं हैं, खासतौर से अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें, स्व सहायता समूह, उनके माध्यम से आप देखें एक तरह से जो उद्यमशीलता महिलाओं में वो बढ़ाने के लिए प्रमुख रूप से इस योजना को आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ पर आप देखें महिलाओं के बीच में गैर कृषि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जब हम स्व सहायता समूह एसएचजी की बात करते हैं तो ये कृषि के साथ में ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी जुड़े हुए हैं, लेकिन ट्रेड की अगर हम बात करें तो ये गैर कृषि आर्थिक गतिविधियों को महिलाओं में बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया गया है। तो इस आधार पर उत्तर हमारा सी। अब यहाँ पर अगर हम प्रश्न के आधार का प्रमुख रूप से देखें तो भारत में आप देखें जो स्टार्टअप्स हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से आई क्रिएट, माइक्रोसॉफ्ट और साथ साथ हम इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की बात करें उनके द्वारा मिलकर एक तरह से आपस में सहयोग किया जाएगा। और ये पार्टनरशिप आप देखें कि अंतिम बार यानी पिछले वर्ष आप देखें जब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला उनकी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी तो इस तरह के सहयोग के बारे में बात की गई थी। तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर एक तरह से सहयोग करके भारत के जो स्टार्टअप्स हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थिति को बेहतर करेगा। तो ये एक तरह से स्टार्टअप की स्थिति को बेहतर करने का एक बड़ा प्रयास है। अगले प्रश्न को देखते हैं, चौथा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी की रोकथाम के लिए R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन को प्री क्वालिफाइंग किया था। तो आप देखें प्रमुख रूप से पिछले साल ही मलेरिया के संदर्भ में जो वैक्सीन है, अगर हम R21 या मैट्रिक्स एम की बात करते हैं तो इसको लेकर एक तरह से जो मंजूरी की स्थिति है प्री क्वालिफाइंग स्टेज में, मंजूरी को लेकर WHO ने एक तरह से अनुमति दी थी। ये दूसरी एक तरह की वैक्सीन हम देखें कि मलेरिया के संदर्भ में, इसके पहले प्रमुख रूप से 2021 में भी एक और वैक्सीन को WHO की तरफ से अनुमति दी गई थी। तो यहाँ पर हम देखें तो उत्तर हमारा ए, मलेरिया। अगर हम R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन की एक तरह से बात करते हैं तो ये मलेरिया से संबंधित है। यहाँ पर अगर हम देखें तो WHO की तरफ से प्रमुख रूप से ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, उसके संदर्भ में आप देखें एक बैठक को यहाँ पर जो भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय के संदर्भ में मंत्री हैं उनकी तरफ से यहाँ पर एक तरह से उसका इनॉग्रेशन किया गया है। और ध्यान रखें जब हम ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की बात करते हैं तो ये WHO और भारत सरकार की संयुक्त पहल है। इसके बारे में आप देखें पिछले वर्ष G20 की जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी गांधीनगर में, उसके वहाँ पर एक तरह से निर्णय लिया गया था। तो एक तरह से आप देखें वैश्विक स्तर पर जो एक तरह से स्वास्थ्य की स्थितियाँ उसमें डिजिटल स्थिति को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ एक तरह से काम कर रहा है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में आ जाते हैं जहां पर हम विगत वर्षों में यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके अभ्यास प्रश्न आपको देते हैं। और आज हमने 2015 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न चुना है। प्रश्न को देखते हैं, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में प्रावधान इस उद्देश्य से किए गए हैं। आप प्रमुख रूप से ध्यान रखें जब हम यहाँ पर एक तरह से बात करते हैं मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, यानी कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के संदर्भ में बात करते हैं, वहाँ के एक तरह से प्रशासन के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों को कैसे अधिकार देना है या जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, तो वो प्रमुख रूप से आप देखें एक तरह से 6वीं अनुसूची में। और उन राज्यों को छोड़कर अन्य जगह पर जैसे मान ली उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र हैं तो वो एक तरह से 5वीं अनुसूची में। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 5वीं और 6वीं अनुसूची के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के जो हित हैं उनको रक्षा करने के संदर्भ में प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। तो इस आधार पर उत्तर है हमारा ए। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में आ जाते हैं जहां पर हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं। और आज के तथ्य में हम गन्ने की फसल के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसका बड़ा कह सकते हैं कारण ये है कि गन्ने का जो FRP यानी जो एक तरह से आप न्यूनतम समर्थन मूल्य कह सकते हैं, लेकिन गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य FRP कहलाता है। तो भारत सरकार ने इसमें कुछ वृद्धि की घोषणा की है अगर हम एक तरह से आने वाले चीनी के सत्र के संदर्भ में देखें। तो उसी आधार पर हम गन्ने की फसल के संदर्भ में देखते हैं।
तो ध्यान रखें गन्ने के बारे में कि एक लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म की एक यहाँ पर फसल मानी जाती है। और आप देखें 10 से 15 महीने या कभी कभी इसमें 18 महीने तक का समय लग सकता है पूरी फसल तैयार होने में। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों तरह की फसल का रूप है। जैसे अगर हम तमिलनाडु में देखें या महाराष्ट्र में देखें तो उष्णकटिबंधीय हो गया क्योंकि कर्क रेखा के नीचे, जबकि उत्तर प्रदेश में अगर हम उत्पादन की स्थितियों को देखें तो ये उपोष्णकटिबंधीय क्योंकि ये कर्क रेखा से ऊपर है। तो दोनों क्षेत्रों में आप देखें गन्ने की फसल का उत्पादन हो पाता है। 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो आवश्यक है। 75 से 100 सेंटीमीटर की जो वार्षिक वर्षा है और साथ साथ गर्म और एक तरह से आर्द्र, एक तरह से आप कह सकते हैं नमी जो जलवायु है वो प्रमुख रूप से इसके लिए बेहतर मानी जाती है। ये खरीफ की फसल है। और आप देखें अगर हम गन्ने के उत्पादन के संदर्भ में देखें तो ब्राज़ील के बाद भारत दुनिया में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन चीनी की अगर हम बात करें तो चीनी के हम सबसे बड़े उत्पादक हैं, सबसे बड़े उपभोक्ता हैं और साथ साथ चीनी के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक एक्सपोर्टर भी हैं। तो चीनी के और गन्ने के संदर्भ में आप देखें तो वैश्विक स्तर पर भारत की ये कह सकते हैं सर्वोच्च एक स्थिति बनती है। अब गन्ने में अगर हम भारत में देखें तो महाराष्ट्र सबसे बड़े एक उत्पादक राज्यों में है। 2022-23 का अगर हम वित्तीय वर्ष देखें तो 138 लाख टन गन्ने का उत्पादन प्रमुख रूप से किया गया। गन्ने के संदर्भ में आप देखें तो एक तरह से मल्टीपर्पज इसे क्रॉप माना जाता है क्योंकि इसके उत्पादन के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे चीनी है, गुड़ है, खांडसारी है, बहुत सारे अलग अलग जो उत्पाद हैं उनका एक तरह से उत्पादन हो पाता है। तो इस आधार पर ये अगर हम देखें खाद्य केवल वस्तुओं की बात करें तो ऐसा नहीं कि ये खाद्य वस्तुओं के साथ जुड़ा हुआ है, ये इससे अलग कुछ और कह सकते हैं कि जो उत्पाद हैं जो चीनी उत्पादन की प्रक्रिया में एक तरह से एज ए सब प्रोडक्ट के रूप में है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो चीनी उत्पादन में आप देखें उप उत्पाद के रूप में जैसे अगर हम एथेनॉल की बात करें, कागज़ की बात करें या जैव उर्वरक की बात करें, वो सारे उत्पादन की स्थितियाँ बनती हैं। तो यहाँ पर अगर हम 100 टन गन्ने की बात करें तो 10 से 12 टन चीनी, साथ साथ 30 से 34 टन आप देखें कि जो भी खोई या बैगेज होता है वो, साथ से अगर हम देखें तो 4 से लेकर 4.5 टन एक तरह से मोलस या आप कह सकते हैं कि जो गाढ़ा एक तरह से बचा हुआ भाग होता है चीनी उत्पादन की प्रक्रिया में वो, और 3 से 3.5 अगर हम टन की बात करें तो 3 से 3.5 टन प्रेस एक तरह से मड का भाग होता है। यानी आप देखें कि जो गन्ने के उत्पादन की प्रक्रिया एक तरह से जब वो जाता है चीनी उत्पादन के लिए तो अंतिम रूप में आप देखें ये एक बचा हुआ भाग है, आप कह सकते हैं एक तरह का जैविक बचा हुआ हिस्सा है। तो उसे हम यहाँ पर प्रेस मड के रूप में जानते हैं। तो प्रेस मड का उपयोग आप देखें जैव खाद के रूप में होता है उर्वरक के संदर्भ में। ईंट के जो भट्टे होते हैं उनमें आप देखें ईंधन के रूप में भी एक तरह से इसको उपयोग किया जा सकता है। और साथ साथ बड़ा एक इसका जो उत्पादन है या इसका जो उपयोग है वो कंप्रेस्ड यानी बायोगैस के रूप में, यानी ये कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। माना यह जाता है कि लगभग आप देखें अगर हम प्रेस मड का उपयोग करें तो इसके माध्यम से 2,484 करोड़ रुपए का यानी लगभग 4,60,000 टन जो बायोगैस का भाग है वो यानी कंप्रेस बायोगैस उसका एक तरह से उत्पादन किया जा सकता है। तो ये दिखाता है कि जो प्रेस मड है उसके माध्यम से कंप्रेस जो बायोगैस है उसका उत्पादन भी हो सकता है। तो हरित रूप में आप देखें ऊर्जा उत्पादन को लेकर भी ये कहीं ना कहीं सहयोग करता है। इसी के साथ साथ जो गन्ना है उससे एथेनॉल का जो उत्पादन है वो पेट्रोल में मिक्स करके आप देखें कि एक तरह से हमारे जो कच्चे तेल की आयात की स्थितियाँ उसको नियंत्रित करता है और उस आधार पर हम देखें महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा की हम बचत कर सकते हैं। तो ईंधन में एक तरह से एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है वो भारत की तरफ से 2025 में लक्ष्य है कि हम 20% तक एक तरह से जो ब्लेंडिंग है वो पेट्रोल में इसकी कर पाएंगे। और इस आधार पर आप देखें अगर 20% पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाएगा तो 20% जो कच्चे तेल के एक तरह से आयात की स्थिति है उसको हम घटा पाएंगे। तो इस रूप में भी आप देखें गन्ने का काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोग है। तो ऊर्जा के साथ में इसी के साथ साथ हरित ऊर्जा की स्थितियाँ, साथ साथ अगर हम यहाँ पर खाद्य अलग अलग उत्पादों की बात करें या अगर हम यहाँ पर फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, साथ साथ हमने जो कंप्रेस बायोगैस की बात करी, उन अलग अलग क्षेत्रों में जो गन्ना उत्पादन है वो एक तरह से एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारा जो दैनिक क्विज है उसको यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि जो अलग अलग हमने प्रश्न चर्चा किए बेहतर रूप में आपको समझ में आए होंगे। साथ साथ हमारी जो नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है उसके बारे में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक का उपयोग करें और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करके बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के साथ में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में जुड़ें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के दैनिक क्विज को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप सभी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें।